Hello students, welcome to our channel RS Intellect Inside. Today we are going to talk about a very important topic, teaching aptitude. अगर आप UGC, नेट, JRF, सेट, ठीक है, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड डिफरेंट एजुकेशनल फिलॉसफीज एंड लर्निंग थ्योरीज इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीन्स कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, एंड जो डिफरेंट थिंकर्स है उनके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है। जो एजुकेशन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा, तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है एजुकेशन का, राइट। तो एजुकेशन इज़ द मेथड एंड डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च। तो ये एजुकेशन क्या कहता है कि जो एजुकेशन है क्या है, एजुकेशन एक प्रोसेस है किस चीज़ का, एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च का। और इसके साथ ही इसके जो स्कोप है एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन के जो स्कोप है वो क्या है, तो ये क्या कवर करता है, ये कवर करता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अक्रॉस जनरेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, किस पे, ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोग्रेसिव सिटीजन। तो जो एजुकेशन है ये क्या है, इसकी स्कोप है, ये सारे जो इसकी जो नॉलेज है ट्रांसफ़र करना, ठीक है, अक्रॉस जनरेशन में, एंड जो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है एजुकेशन का इंडिविजुअल में, उसकी क्या, और इंडिविजुअल में एंड सोसाइटी में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस पर। इसके साथ ही क्या कवर करता है, जो भी इनके जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, सोशल है, पर्सनल ग्रोथ है, किसके थ्रू, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के थ्रू, तो इनको भी ये क्या करता है, कवर करता है। और इसका जो मिशन है ना एजुकेशन का, एजुकेशन मीन का जो मिशन है ऑल्सो क्या है, इट कॉम्प्रेसेस द प्रमोशन ऑफ इक्विटी, कल्चर प्रिजर्वेशन, ठीक है, एंड फॉस्टरिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड इंटरकनेक्टेड सोसाइटी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। क्या, इन्वायरमेंट का अवेयरनेस होना चाहिए एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। एजुकेशन जो है वो टेक प्लेस फॉर्मली थ्रू स्कूल, कहाँ से मिलता है हमें, स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी, एज वेल इनफॉर्मली थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपोजर एंड सेल्फ डायरेक्टली स्टडी। इन सबसे हमें कहाँ क्या मिलता है, एजुकेशन हम यहाँ से भी अपना ले सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो जो एजुकेशन है इसकी जो डेफिनेशन है, अलग अलग थिंकर ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया है। फर्स्टली हम देखिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो एम है एजुकेशन का, ठीक है, जो एम है एजुकेशन का वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। इट मीन्स जो रियलाइजेशन है वो किस चीज़ का है, यूनिवर्सल सोल का, इन वन सेल्फ। इट इज़ अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रियलाइज विदाउट एजुकेशन। ही सिंथेसाइज द एंशियंट वैदांतिक। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने ये कहा कि जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन का जो मतलब है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। मतलब उनका मानना ये था कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन के बिना तो हम अपने अंदर का जो यूनिवर्स सोल है उसको हम पहचान ही नहीं सकते। इनके अकॉर्डिंग तो यही था। और इनके जो ये प्रोसेस है वो बोला गया था कि जो रियलाइज है हम एजुकेशन के बिना तो हम कर ही नहीं सकते। ये एक प्रोसेस है जो विच कैन नॉट बी रियलाइज विदाउट एजुकेशन। वहीं पे हम स्वामी विवेकानंद जी का देखें तो इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। मीन्स एजुकेशन जो है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन है वो परफेक्शन को क्या करता है, बाहर लेकर आता है, जो हर ह्यूमन के अंदर पहले से ही मौजूद है। मतलब हर इंसान के अंदर पहले से ही परफेक्शंस है, बट जो एजुकेशन है ना, जो शिक्षा है वो इस चीज़ को क्या करता है, बाहर लेकर आता है। जॉन डेवे क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ है। एजुकेशन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफ है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मीन्स कि जो एजुकेशन है सिर्फ फ्यूचर के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि क्या है कि जो एजुकेशन है इसका एजुकेशन है ना, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मीन्स हम जीवन के हर पड़ाव में क्या करते हैं, सीखते हैं। जो भी हमारी लाइफ चल रही है तो हर
सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ वहाँ से सीखते हैं। वहीं पे जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन का क्या कहना है कि एजुकेशन इज वॉट रिमेन आफ्टर वन हैज फॉरगेटन। जो भी हम सीखते हैं ना उसके बाद स्कूल में जो हम सीखते हैं, ठीक है, स्कूल में सीखने के बाद जो भूल जाते हैं और भूल जाने के बाद जो हमें याद रहता है ना, वो क्या है, एजुकेशन है, यानी शिक्षा है। एजुकेशन जो एरिस्टोटल उनके अनुसार क्या है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्रोविजन फॉर ओल्ड एज। ये क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो बेस्ट प्रोविजन है किस चीज़ का, फॉर ओल्ड एज के लिए। क्योंकि जो एजुकेशन है वो क्या चीज़ करता है कि अबाउट फेसिंग चैलेंजेस। एजुकेशन क्या है कि एक ये चैलेंजेस को फेस करना एंड अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट द लाइफ। एजुकेशन इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। ये क्या है कि एक क्रिएशन है किसका, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी का, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मारिया मॉन्टेसरी है, इनके भी अकॉर्डिंग क्या है कि जो एजुकेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है carried out by the child and not acquired by learning word but by experience in the environment। ये जो मारिया मॉन्टेसरी है ये क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो गाइड करते हैं क्या, चाइल्ड एंड नॉट एक्वायर्ड बाय लिसनिंग टू वर्ड बट बाय एक्सपीरियंस इन द इन्वायरमेंट। मतलब सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट में वो भी है। तो ऐसे ही कई थिंकरों ने जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, BF स्किनर, सबने अपने अपने अलग अलग एजुकेशन की डेफिनेशन दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है नॉलेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने नॉलेज में जो पे करता है बेस्ट इंटरेस्ट। एंड BF स्किनर क्या कहते हैं कि ये क्या है, एजुकेशन इज व्हाट सर्वाइव एंड व्हाट हैज़ वी लर्न हैज़ फॉरगेटन। तो इनके अनुसार ये है। उसके बाद हम बात करें एजुकेशन की फ़िलॉसफी की, तो टोटली मिला के यहाँ पे क्या कहा गया, अगर हम इजी वे में समझे तो स्टूडेंट इन सब के ना जो भी हम समरी देखें तो यही कहा जाता है कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ बुक का ज्ञान नहीं है, सिर्फ हम बुक के नॉलेज को नहीं कह सकते, बल्कि एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें क्या बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने में ये हेल्प करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें एजुकेशन फिलोसफीज़ की, तो एजुकेशन फिलोसफीज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू विल डुरेंट क्या कहते हैं कि साइंस गिव अस नॉलेज बट फिलोसफी गिव अस विजडम। मीन्स क्या है, मीन्स ये है कि आपने सुना भी होगा कि जो साइंस है वो हमें नॉलेज देती है, लेकिन जो फिलोसफी है हमें उसको हमें ना उसे यूज करने की जो भी विजडम है वो देती है। फिलोसफी भी जो है, फिलोसफी ही हमें सही और गलत का जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो हमें सही करके मतलब हमें बताती है, हमें फैसले लेने में हेल्प करती है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम बात करें इसमें कि जो वेस्टर्न है, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन है उनमें और जो एंशिएंट भारतीय सिस्टम है इनमें क्या डिफरेंस है, तो जो भारतीय सिस्टम है, ठीक है, जो आपका भारतीय सिस्टम है इसमें जो फोकस किया जाता है किस पे किया जाता है, गुरुकुल, गुरु शिष्य कल्चर, ठीक है, रोड और मेमोराइजेशन, एकेडमिक ईगो एंड डिसिप्लिन। जो हमारी पुरानी भारतीय सिस्टम है इसमें गुरुकुल शिष्य एंड परंपरा, ठीक है, और ये सब पे आधारित है जिसमें रोट मेमोराइजेशन एंड डिसिप्लिन पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है। वहीं पे अगर हम वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न एजुकेशन की, तो वेस्टर्न में सीम टू मोर फ्लेक्सिबल एंड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ पे क्या होता है कि ये ना जो सिस्टम है ये इसे थोड़ी सी अलग है, इसका जो फोकस है वो स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को क्या है डेवलप करना है, उन्हें ज्ञान को और भी ज़्यादा क्या करना है फ्लेक्सिबल बनाना है, उनकी जो नॉलेज है ना उसको क्या करना है फ्लेक्सिबल बनाना है, और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको क्या करना है डेवलप करना है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो फिलोसफी क्या है, फिलोसफी इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड एजुकेशन इज क्लोजली लिंक विद इट। इसमें ऑल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, इसके जो एम्स है लाइक ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड, टीचर्स, टेक्स्ट बुक, ठीक है, डिसिप्लिन फॉर इन्फ्लुएंस बाय फिलोसफी, ये सारी चीज़ें इसके एस्पेक्ट है। एंड इसमें जो हम देखते हैं जो हमारा जो एजुकेशन है ना वो ना 3 चीज़ों पे बेस होता है, ठीक। तो ये आपके 3 कैटेगरी में है। द एजुकेशन प्रोसेस हैज़ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्या कहता है, वाई मतलब वाई इज डिसाइडेड बाय फिलोसफी। वाई क्या है, वाई मतलब हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो हम क्यों ले रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये फिलोसफी। एंड हाउ डिसाइडेड बाय फिलोसफी मतलब हम एजुकेशन कैसे लेते हैं, तो ये भी कौन डिसाइड करते हैं, साइकोलॉजी जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो कैसे लेते हैं। व्हाट इज डिसाइडेड बाय सोशल नीड्स, यानी हम क्या पढ़ते हैं और जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के लिए क्या
ज़रूरतें हैं ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो डिसाइड करती है सोशल नीड्स को, ये सारे हम इसी में पढ़ते हैं। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट, ये तीनों पे ये क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। एज पर वेस्टर्न फिलोसफी सॉक्रेट्स इज कंसिडर्ड टू बी अ फादर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग तो ये है। और जो हमारे ये सॉक्रेट्स है जिसको हिंदी में बोलते हैं सुकरात, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। और जो प्लेटो है ना, जो प्लेटो है, प्लेटो वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स एंड एरिस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। तो इसको ना आप याद रखना, जो सॉक्रेट्स है यानी सुकरात, सुकरात के जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, प्लेटो थे, ठीक है, प्लेटो थे। और इनके स्टूडेंट कौन थे, तो इनके जो स्टूडेंट थे वो थे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु। तो सुकरात के जो स्टूडेंट थे उनका नाम था प्लेटो, प्लेटो के जो स्टूडेंट थे उनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। आफ्टर दिस एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो जो ये है, दिस क्लासिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन फ्लोरिश इन एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, प्राइमरी फॉर्म अराउंड 5th century BC टू द अर्ली सेंचुरी CE। मतलब जो ये है एंशिएंट एजुकेशन, इसका जो टाइम देखिए तो ये ना बहुत ही मतलब पुराने जो ग्रीस थे एंड रोम थे उसमें ही शुरू हुआ। और इंडिया में इसका सबसे पहले जो विकसित रूप आया था वो आया था वैदिक और जैन एंड बुद्धिस्ट, इस एजुकेशन में इसको देखा गया था, ठीक है। तो एजुकेशन जो ये है इसमें इंडिया में ये कहाँ देखा गया, वैदिक एजुकेशन में, वैदिक एजुकेशन में जो जैन एंड बुद्धिस्ट के जो केस थे भारत में जो थे, ठीक है, उसमें इसको देखा गया था। द एम्फेसिस ऑफ वॉज ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग लिटरेचर, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स। इसमें क्या था कि इसके जो इसमें जो मेन इसका जो था, ठीक है, वो ये था कि क्लासिकल टेक्स्ट जैसे कि साहित्य हो गए आपके एंड फिलोसफी और मैथमेटिक्स पे इसमें क्या किया जाता था कि फोकस किया जाता था। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव यही था कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक अच्छा जो सिटीजन है, ठीक है, और उसके जो मोरल कैरेक्टर है उसको क्या करना है, डेवलप करना है। तो इसमें यही कहा गया था, ठीक है। इसमें फोकस इस पर किया गया था कि there was a focus on the works of ancient philosopher, writers, mathematicians such as Plato, Aristotle, Socrates, ठीक है। और इसमें जो लिबरल आर्ट्स थे वर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, मतलब 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया था, लाइक त्रिवम एंड क्वाड्रिवम। त्रिवम क्या था, इसमें जो थे ग्रामर एंड जो रेटोरिक एंड लॉजिक थे वो इसमें क्या थे, इंक्लूडेड थे। एंड क्वाड्रिवियम में क्या थे, जो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, म्यूजिक एंड एस्ट्रोनॉमी थे, इसको यहाँ पे शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये पैरेललिज्म का। तो ये क्या था, दिस अप्रोच चैम्पियन बाय द मॉर्टिमर एडलर एंड द रॉबर्ट हचिंस फोकस ऑन द टाइमलेस एंड यूनिवर्सल आइडियाज़। ये जो थे, ठीक है, इस अप्रोच को जिसने सपोर्ट किया था मतलब सबसे पहले, ठीक है, उसमें जो नेम आता है वो यही आता है कि मॉर्टिमर एडलर एंड रॉबर्ट हचिंस। इस पर जो फोकस किया गया था ऑन टाइमलेस एंड यूनिवर्सल आइडियाज़। इट एम्फेसिस लिबरल एजुकेशन एंड द सॉक्रेटिक मेथड एंड द करिकुलम इज प्रिस्क्राइब्ड रिजिड फोकसिंग ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। इसमें ना ये जो फ़िलोसफी था ये सबसे पुराने जो फ़िलोसफी था उसमें से एक था। और इसका ना ये मानना था कि जो नॉलेज है, ठीक है, और जो सच्चाई हो हमेशा के लिए सच होती है। जैसे कि क्लासिक लिटरेचर और मैथ्स, इसमें जो टीचर्स के जो रोल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका जो करिकुलम होता है ना वो बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है। तो इसे आप एक टाइम जो कैप्सूल है उसकी तरह समझ सकते हो, जैसे कि जिसमें वो चीज़ें जो रखते हैं वो जो कभी चेंज ही नहीं हो सकते, मतलब बदलेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से होता है इसमें। इसको ना हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे 2+2, ठीक है, जैसे ये 2+2 है तो कितना होंगे, 4 है, मतलब ये 4 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा कभी भी। मतलब ये कहता है ना कि कुछ जो ज्ञान है, जो सच्चाई है वो हमेशा के लिए सच ही होती है। जैसे 2+2 है तो ये 4 ही होगा ऑलवेज। तो या फिर एक अच्छा इंसान है, ठीक है, इंसान को ना एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो इस फिलोसफी के हिसाब से हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कभी भी बदले ना।
ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि क्लासिक लिटरेचर, मैथ्स, इसमें जो टीचर्स होते हैं उसके करिकुलम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ तो ऐसे कर सकते हैं कि जो एक प्लेट है, ठीक है, खाने की प्लेट है, उससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे एक कंप्लीट जो आपकी प्लेट है, लाइक उसमें दाल है, रोटी है, सब्जी है, ठीक है, ये आपका प्लेट है, इसमें दाल, रोटी, सब्जी सब है। तो वैसे ही जो प्लेनलिज्म है वो ये कहता है कि एजुकेशन में ना सभी क्लासिक सब्जेक्ट का जो होना है वो ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये जो प्लेनलिज्म है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है आपका क्या, तीसरा है आपका एसेंशियलिज्म एंड एक्सेंशियलिज्म। मतलब ये ना दो तरीके के हैं, ठीक है, ये दो तरीके के इसकी कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं। एसेंशियलिज्म की अगर हम बात करें तो ये जो प्रपाउंड हुआ था, मतलब इसके जो मेन थिंकर थे वो थे विलियम बार्कले। ये जो फिलॉसफी है ये क्या कहती है कि होल डेट थे आर एसेंशियल अनचेंजिंग ट्रूथ एंड वैल्यूज that form the care of education. It believed in the structure and standardized curriculum. यहाँ ये कहा जाता है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के जो कुछ जो भी उनके एसेंशियल स्किल है वो उनको सीखना ही चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ना रट्टा मारना, ठीक है, रट्टा मारना जिसको बोलते हैं रट्टाफिकेशंस, उस पर भी फोकस किया जाता है। जैसे जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती है जो हमें रटना है, हमें सीखने के लिए हमें उसको रटना ही पड़ेगा। मतलब सीखना, उसको सीखना हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और जो जैसे जो भी बेसिक रीडिंग राइटिंग जो इंग्लिश में होती है वो भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल है वो क्या है, एसेंशियली तो है हमारे लिए। तो इसका जो मेन जो फोकस होता है ना वो पढ़ाई में डिसिप्लिन और मेहनत पे होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझे तो एक स्ट्रॉन्ग अगर हम बिल्डिंग बनाए, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की नींव को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाया तो ये अगर जो नीचे की जो नींव है अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो ये बिल्डिंग टिकेगा। अगर ये बेसिक जो नींव है अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग तो टिकेगा ही नहीं, हो तो गिर जाएगा। जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी भूकंप या कुछ भी होगा, अर्थक्वेक वगैरह आया तो बिल्डिंग क्या होगा, वो तो गिर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बोला गया है कि जो हमारे नींव है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे ही जो स्टूडेंट है, जैसे एक बिल्डिंग की जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, वैसे ही जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को बेहतर सीखने के लिए ना उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसकी नींव होनी चाहिए, उनको वो नॉलेज आना चाहिए। अब सपोज आपको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज ही नहीं है और उसके बाद आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको तो यही नहीं पता कि वो बोलना क्या है, मतलब बोलना कहाँ है, क्या बोलना है ना। जैसे हमने नॉर्मली लिया कि वह मतलब एक जैसे कि वह खाना खाता है, ठीक है, नॉर्मली हमने लिया वो खाना खाता है। अब हमें यही नहीं पता कि इसमें वर्ब कहाँ लगेगा, कौन सा टेंस है, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हमें बेसिक जो इसकी नॉलेज ही नहीं है, ग्रामर ही नहीं पता, तो हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे कैसे। तो मेन जो फोकस है इसमें जो एसेंशियल नीड है ना वो एसेंशियल जो स्किल है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है आपका एग्जिटेलिज्म। इसे किसके द्वारा फाउंड किया गया था, जीन पॉल स्टार्टर के द्वारा। और जिनके जो व्यू पॉइंट है ना वो रियलिटी और सब्जेक्टिव, ठीक है, जो रियलिटी है वो सब्जेक्टिव एंड जो इंडिविजुअल चॉइस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर ये बेस्ड है। और ये क्या कहती है कि जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्टेड थ्रू है किसके, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शंस के। मीन की जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी ये मानता है कि जो हर इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। तो जो नॉलेज है ना, नॉलेज भी हर इंसान को खुद अपने एक्सपीरियंस से ही बनाना होगा। वो नॉलेज खुद ही बनता है, जो वो इंसान सीखता है वो उसी से बनता है वो नॉलेज। तो इसमें ना स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखने की आज़ादी दी जाती है। इसे ना जैसे एक प्रिंटर की पेंटिंग से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हर प्रिंटर जो होता है वो एक ही चीज़ों को अपने नज़रिए से अलग अलग तरीके से बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि एक ही प्रिंटर है, उसकी जो पेंटिंग है वो हर तरीके से अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको बनाएगा। फिर उसके बाद है उसके बाद न्यूट्रलिज्म क्या है, इसको समझने पहले हमें ये देखना होगा कि इसको जो सपोर्ट करते हैं, मतलब इसको जो मानते हैं वो थिंकर कौन से हैं। तो रूसो है, जॉन देवे है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये सब क्या बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है शुड कम फ्रॉम नेचर एंड रियल एक्सपीरियंस। कहाँ से आता है, ये नेचर से आता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। ये जो अप्रोच है ये किसके साथ लिंक है, कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ है। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हैंड्स एंड एक्टिविटीज, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल
एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। किससे सीखते हैं? मतलब ईच अदर से हम सीखते हैं। इट्स लाइक अ लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स। मतलब ये है कि जो भी हमारे नेचर है और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उससे होनी चाहिए हमारी एजुकेशन। एंड इसमें जो स्टूडेंट है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी और नेचर के बीच से वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं। तो जैसे भी एक प्लांट है, प्लांट को लगाने से जो मतलब इसके जो कनेक्शन है हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट को हमें लगाना है, तो जो प्लांट है वो तभी अच्छा मतलब बड़ा होगा, तभी बढ़ेगा जब उसमें क्या एनवायरनमेंट उसको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। लाइक उसमें जो भी उसके वाटर है, ठीक है, मिनरल्स है, वो प्रॉपर उनसे मिलेगा, तभी वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, प्रॉपर अच्छे से वो डेवलप कर पाएगा। तो वैसे ही जो ह्यूमन है, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो कब सीखेगा, जब उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जैसे हमने कोई चीज़ बोला कि ये नहीं करना चाहिए, जैसे कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना कि जो हमारे लिए बैड थिंग्स हो, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं इसमें तो अच्छी मतलब कुछ तो है, पीना चाहिए पीना चाहिए, लेकिन वो पी रहा है। पीने के बाद उसको जो नुकसान होगा ना, तो वो खुद ही सीखेगा, अच्छा इसलिए हमें मना किया जाता था कि इससे ये नुकसान हो रहा है। तो वो क्या हुआ, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसने सीख लिया कि हाँ ये हार्मफुल है हमारे लिए, तभी लोग मना करते। जब तक वो ना सीखेगा नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं लेता, तब तक इंसान को ना बिलीव नहीं होता। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उससे वो सीखता है और वो नेचर से भी सीखता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें इसमें जो इन्वॉल्व है क्या क्या है, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, लाइक नेचर एंड एक्सपीरियंस आर की रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिव ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटी। मतलब खुद जब तक कोई एक्टिविटी नहीं करता वो सीखता भी नहीं है, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लोरिंग, जितना वो क्वेश्चन करेगा उतना वो ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। लर्निंग फ्रॉम ईच, हाँ कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम दूसरों से भी सीखते हैं, ठीक है। हमने किसी को देखा, अच्छा वो ऐसे कर रहा है, ठीक है हम भी ऐसे करेंगे, हमारा भी बेस्ट होगा, तो हम इस तरीके से भी सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है कि दिस इज अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, और ये क्या करता है कि डैट एम्फसाइज हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्सपेंसियल एक्टिविटी। इसकी जो प्री कॉम्पोनेंट्स है वो कौन है, जॉन देवे है एंड जीन पिगेट है। ये किसकी क्लोजली है, लिंक विथ प्रोग्रेटिविज्म के हैं, और ये किस पे फोकस करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, बाय अप्लाइंग नॉलेज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो इस पे ये क्या करता है, फोकस करता है। तो ये जो फिलोसफी है ये स्टूडेंट सेंटर है, और इसका जो मानना है वही है कि बच्चे की जो लर्निंग है बाय डूइंग होना चाहिए, वो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। इसमें टीचर स्टूडेंट को गाइड करते हैं एंड उनकी जो इंटरेस्ट है उनके हिसाब से क्या करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती है। यहाँ पे ना एक वर्ड आया है प्रोग्रेमेटिज्म, ठीक है, ये इसी के साथ क्या है, लिंक है। तो ये प्रोग्रेमेटिज्म क्या होता है, ये ना प्रोग्रेसिविज्म से ही जुड़ा हुआ है वर्ड है, और इसका मतलब ये है कि हम वही सीखते हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकल और उपयोगी होता है, ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब यही है कि ये जो है प्रोग्रेसिविज्म से जुड़ा है, और हम वही सीखते हैं जो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करते हैं ना, और जो हमारे लिए यूजफुल होगा वही, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है कॉग्निटिविज्म। ये क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिविज्म। ये क्या है, ये जो है ना, ये कब एमर्ज हुआ था, लेट 20th सेंचुरी में, ठीक है, यानी कि जो 20th सेंचुरी है उसके एंड में ये सामने आया था। और ये भी क्या कहता है कि ये फोकस करता है हाउ द ह्यूमन माइंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव विद देयर ऑन नॉलेज थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक परसेप्शंस, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके जो है, ठीक है, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसमें कई तरीके से इन्होंने डेवलप किया था थ्योरी को। तो नॉर्मली हम इसको समझे तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, इसका जो फोकस था वो इसी पे था कि जो परसेप्शन एंड जो मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इस पर इसका मेन फोकस था। और ये जो है, ठीक है, ये जो थ्योरी है ये कहती है कि सीखना सिर्फ जो बिहेवियर है ना नहीं है, बल्कि जो हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रोसेस होती है उस पर मतलब उस पर आधारित है। इसमें स्टूडेंट को ना अपने जो नॉलेज है उसका ना कंस्ट्रक्शन खुद करने के लिए यहाँ पे क्या कहा, मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि जो भी उनकी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके माइंड के अंदर उसके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और इसमें इस थ्योरी में सबसे बड़ा और मतलब जो कहते हैं ना कि मेन थिंकर वो कौन थे, तो वो जो थे वो थे जीन पिगेट
ठीक है, जो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो इसमें जो थे मेन तो वो थे जीन पिगेट, इन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थे वो दिया, और उनका कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी था, जैसे स्कीमास क्या है, ये मेंटल फ्रेमवर्क है यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो पिगेट्स है वो कहते हैं कि जो स्कीमास है ये हमारे दिमाग में बने हुए हैं, और ये मेंटल फ्रेमवर्क है जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, असाइमलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। मतलब जब हम ना कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास में फिट कर देते हैं, तो यूज जो होता है, ठीक है, जो तो उसे ना असाइमलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने ना अपने पहले कोई डॉगी देखा होगा, ठीक है, और फिर अब आप कोई किसी कैट को देख लो, तो आप ना उसे अपने जानवर का स्कीमास में ऐड कर लेते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने बोला, डॉगी को देखा आपने, फिर एकदम से आपने कैट को देख लिया, तो आपके माइंड में अब कैट आ गया। ये चीज़ ना हमारे साथ ऐसे होता है, जैसे हमारा किसी चीज़ का पेपर हुआ, लाइक मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और मैथ्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब साइंस का एग्ज़ाम है, तो हम ना साइंस की सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये माइंड में जो स्कीमा होता है वो ऐड हो जाता है। एकोमोडेशन क्या होता है कि मॉडिफाइंग schemas to accommodate new information that does not fit मीन्स जब ना कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे स्कीमा में फिट नहीं होती है, तो हमें उसे ना स्कीमा को मॉडिफाई करना होता है, इसे एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने पहले जैसे चार पैरों वाले जानवर को देखा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना कि डॉग का, हमने चार पैरों वाले जानवर को देखा, लेकिन अब हम ना किसी स्नैक को देखते हैं, ठीक है, स्नैक को देखते हैं, तो अपना अपने आप को जो जैसे एनिमल थे, एनिमल की जो स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, पहले हमने 4 लैग वाले देखे थे, लेकिन अब ये तो बहुत सारे मल्टीपल है। आई थिंक स्नैक के तो वो मल्टीपल होते हैं, वैसे दिखते नहीं है बट होते हैं ना, तो तभी तो वो चलते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमें ना फिट करने में दिक्कत होती है। और दूसरा मैंने क्या एग्जांपल दिया अभी आपको, एग्ज़ाम रिलेटेड वाला दिया था। जैसे मैथ्स का पेपर था, ठीक है, ये हो गया ख़त्म, फिर साइंस का हुआ, ये भी ख़त्म हो गया, और एकदम से संस्कृत का पेपर हो गया। अब ये सारे तो इंग्लिश मीडियम पे थे, ठीक है, हिंदी में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट संस्कृत ये तो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो इसको हमारे माइंड में फिट करना क्या हो जाएगा, इट्स अ डिफ़िकल्ट। तो उस टाइम पे क्या होगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। क्लियर। इसके बाद है इक्विवेशन क्या होता है आपका कि द प्रोसेस ऑफ अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन असेम्बलेशन एंड एक्युमुलेशन सीन एज अ ड्राइविंग फोर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें ये होता है कि जो प्रोसेस है जिसे हम ना असेम्बलेशन और एक्युमुलेशन के बीच में बैलेंस बनाते हैं, जैसे ये वाला जो था हमारा, ठीक है, ये था और असेम्बलेशन था, इन दोनों के बीच में जो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जब हम बैलेंस बनाते हैं, इनके और इनके बीच में जब हम बैलेंस बनाते हैं, तो ये वो वाली कंडीशन होती है। यही हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या कहते हैं, उसको ये आगे बढ़ाती है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि द टेंडेंसी फॉर यंग चिल्ड्रन टू व्यू द वर्ल्ड ओनली फॉर देयर ऑन पर्सपेक्टिव। मीन्स ये जो स्टूडेंट में एक नॉर्मल टेंडेंसी है जिसमें वो ना दुनिया के सिर्फ अपने नज़रिए से वो देखते हैं। वो कहते हैं जो मतलब वो जो देखते हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग फील करते हैं कि नहीं ये सब चीज़ ऐसे होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ देख लो, हम लोग भी कहते हैं कि नहीं इस चीज़ को ऐसे करो, कोई भी वर्क ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, तो हम ना अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनकी एक ऐसी टेंडेंसी बन जाती है कि वो अपने आइज से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, इसमें क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट विजुअल। मतलब ये ना समझ ये जो है ये समझ है कि जब कोई चीज़ नज़र नहीं आती है ना तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम भी यही सोचते हैं, इसमें वही बोला गया है कि जो चीज़ नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब वो है नहीं। जैसे जब एक छोटा सा बच्चा हाइड एंड सीक खेलता है तो उसे पता होता है कि वो छुपा हुआ इंसान वही है, ठीक है। जब हम गेम खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ना छुप गया है, तो लगता है वो है ही नहीं, बट बच्चों को पता होता है कि जो छुपा हुआ है वो कौन है, वो हम है। तो यहाँ ना ये समझ है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती तब वो ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ऐसा होता है। अब हम एयर को देखें एग्जाम्पल में, तो क्या एयर है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको देख नहीं सकते, बट हम फील तो करते हैं ना। तो ये है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद
आपका है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है, ये अर्ली टू मिड 20th में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बिहेवियरिज्म ये जो थ्योरी था ये 20वीं मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग और उसके बीच में काफ़ी पॉपुलर थी। और इसका जो सीधा मतलब था वो था कि सीखने का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसमें चेंज होना चाहिए, चेंज है इसमें ना। जो ध्यान दिया गया था वो सिर्फ उस पे होता था कि जब हम देख सकते हैं ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव बिहेवियर पर, मतलब जो हम देखते हैं जो है एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, वही चीज़ है क्या है उसी का हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इस पर जो फोकस किया गया था, मेन जो इस पर फोकस किया गया था, द मेन फोकस इज ऑन ऑब्जर्वर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय रेनफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स। इस पे फोकस किया गया था। ये थ्योरी कहती है कि हमारे जो बिहेवियर रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, और जो पनिशमेंट है उसको ये क्या करता है, चेंज करता है, उसको क्या करता है, बदलता है। और इसमें ना हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरी है, ठीक है, ये ना इस थ्योरी के हिसाब से लर्निंग का मतलब लर्निंग जो है एक बदलता हुआ बिहेवियर है। इसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पर फोकस किया जाता है। जब भी हम ना सही काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, और जब हम गलत करते हैं तो क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। तो इवान पैवलोव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिज रिसर्च एंड क्लासिकल कंडीशनिंग शोड दैट द एनिमल एंड ह्यूमन कुड फॉर्म ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू न्यूट्रल स्टिमुली व्हेन दोज स्टिमुली आर कंसिस्टेंसी पेयर्ड विद द सिग्निफिकेंट इवेंट्स। और यहाँ पे ये बोला गया कि जो पैवलोव है उन्होंने ना क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को दिया, और उन्होंने ये भी दिखाया जो एनिमल ह्यूमन है किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ये रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम इसको समझें, ठीक है, तो हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे पैवलोव थे, ठीक है, इवान पैवलोव, उनके डॉगी ने घंटी की आवाज़ सुन के क्या किया था, थूक बनाना शुरू कर दिया था। मतलब घंटी की आवाज़ बज रही है यानी कि खाना आने वाला है, ठीक है, खाना आने वाला है, खाना जो है आने वाला है। तो इस तरीके से उसने थूक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस आवाज़ को खाने से वो कनेक्ट करता था कि ये बैल कब बजेगी, जब मुझे खाना मिलेगा। मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ मैं मतलब हूँ, मैं आपकी बैल की आवाज़ सुन रहा हूँ, और वो बैल इसलिए बजाया जा रहा है कि उसको फूड मिलने वाला है। तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जॉन वी वैटसन, ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसने भी क्या किया था कि इन्होंने भी कॉन्सेप्ट दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग का, विच इन्वॉल्व्स लर्निंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। इसमें भी क्या इंक्लूड था, इसमें भी था स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स दोनों के बीच में। तो इसमें क्या था कि जो वैटसन थे उन्होंने भी पैवलोव की तरह ही क्लासिकल कंडीशनिंग पे ही काम किया, और उनका भी मानना था कि सब कुछ हम सीख सकते हैं अगर हम सही स्टिमुली और रिस्पॉन्स का यूज करें ना, तो हम सारी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है B.F. स्किनर, ही इज़ नोन फॉर द ऑपरेंट एंड कंडीशनिंग। ये किसके लिए जाना जाते हैं कि ही इज़ नोन फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग विच एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन एक्शंस। मतलब ये कि ये जो स्किनर है इन्हें ऑपरेंट कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए इनको इसके लिए ही जाना जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा बिहेवियर है ना, हमारे एक्शन के कॉन्सिक्वेंस पे निर्भर करता है, उस पर डिपेंड होता है। अगर किसी काम के बाद पॉजिटिव आउटकम मिले तो हमें ना उस काम को दोबारा करते रहना चाहिए, और अगर नेगेटिव आउटकम मिले तो हमें उस काम को कम करते रहना चाहिए। मतलब अगर कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो हमें करते रहना चाहिए, मतलब और करना चाहिए। अगर नेगेटिव आउटकम मिल रहा है तो हम उस काम को कम करते रहें। और एजुकेशन में इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूज है, स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप को करने के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यहाँ पे बोला गया कि पॉजिटिव हो तो उसे अवार्ड भी मिलेगा, और अगर नेगेटिव हो तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी। हिज थ्योरी इज अप्लाइड इन एजुकेशन शेप एंड मॉडिफाई स्टूडेंट बिहेवियर। इनके स्टूडेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए थ्योरी अप्लाई की गई थी, ठीक है, मतलब दी गई थी। और फिर उसके बाद एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये क्या है, ही मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन विद द 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। मतलब ये ना 3 तरीके से यहाँ पे लर्निंग के जो 3 लॉ थे वो दिए गए थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इन्होंने 3 जो मुख्य लर्निंग के लिए जो लॉ थे वो दिए गए थे, जैसे कि लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ रीडनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि ये जो बिहेवियर है विद पॉजिटिव आउटकम्स, ये किसके साथ होना चाहिए, पॉजिटिव आउटकम्स के साथ होना चाहिए। मोर लाइकली टू रिपीटेड, उसको रिपीटेड करो। दोज विद नेगेटिव आउटकम लेस लाइकली टू। मतलब अगर कोई नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको क्या करो, उसको मतलब थोड़ा कम कर दो उस काम को करना। मतलब अगर कोई काम अच्छे
से कर दिया, उसके जो रिजल्ट है अच्छे आ रहे हैं तो उसको दोबारा करो, ठीक है। उसको करने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी काम को करने से उसके नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं, तो उसको दोबारा होने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। तो फिर सेकंड क्या है, लॉ ऑफ readiness. Readiness पे क्या है, learner are more prepared for learn when they are in a state of readiness. readiness का क्या है इसमें कि जब तक जो लर्नर है ना वो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, वो सही से सीख ही नहीं पाएगा। जब तक वो रेडी नहीं रहेगा सीखने के लिए, वो सीखेगा कहाँ से। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो उसको आप बैठा रहे हो पढ़ाने के लिए, लेकिन उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, आप कुछ भी कर लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, बच्चा पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर उसका मन है पढ़ने का, आप एक बार में बताओ कोई चीज़, आप ना अलग से बता दो, ऊपर के मन से भी बताओ, वो बच्चा समझ जाएगा, सीख जाएगा वो, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये क्या कहता है कि प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन एंड स्ट्रेंथ द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब ये बताता है कि जो प्रैक्टिस है, रिपीटेशन है, इससे हमारे सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अभी हमने ये सारे इतने 7 पॉइंट तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन था, मतलब एजुकेशन फिलोसफी था, उसको हमने किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशंस। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to RS Intellect Insights, and also press the bell icon so you never miss an updates. See you in the next video. Keep learning, keep growing. Thank you. Bye.